गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सिगरेट कंपनी है। ये वही कंपनी है जो मार्लबोरो ब्रांड वाली सिगरेट्स बेचती है एंड लास्ट एक साल में इसका शेयर प्राइस अराउंड 2000 से बढ़ के 6000 रुपीज हो गया है। इनफैक्ट कुछ टाइम के लिए तो ये 8000 के लेवल पे भी चला गया था। पिछले एक साल में गॉडफ्रे फिलिप्स का रेवेन्यू अराउंड 4000 करोड़ रुपीज से बढ़ के 5304 करोड़ रुपीज हो गया है। पैट भी 690 करोड़ रुपीज से बढ़ के 883 करोड़ रुपीज हो गया है। सामने सामने तो सब बढ़िया लगता है, बट दोस्तों क्या आपको पता है कि इस बिजनेस को लेके एक बहुत बड़ा सक्सेशन बैटल चल रहा है। जी हाँ, ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है एंड फैमिली मेंबर्स की आपस में टसल चल रही है। टसल कंपनी के फ्यूचर को लेकर है। और पता है हमें ये कैसे समझ आया? जब हमारी टीम ने राज शमानी का एक पॉडकास्ट देखा आईपीएल वाले ललित मोदी के साथ, जो कि मोदी फैमिली के एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है एंड मोदी फैमिली ही ये बिजनेस ओन करती है गॉडफ्रे फिलिप्स वाला। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें डीप डाइव किया जाए एंड समझा जाए कि फैमिली ओन्ड बिजनेस में जब ये सब इश्यूज आते हैं तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। उससे भी इंपॉर्टेंट, इनके खुद के बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या होता है जब प्रमोटर्स ही दो खेमों में बढ़ जाते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल ही लग रहे हैं। दोनों साइड्स ही डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बट डिफरेंट चीजों में एंड डिफरेंट पेस पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये सारी बातें अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोनों साइड्स के पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, स्पेशली बीना मोदी जो करंट एमडी हैं वर्सेस उनके बेटे समीर मोदी जो पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके बीच। फिर उन आर्ग्यूमेंट्स के पीछे के डेटा को भी समझेंगे। इसी बहाने कंपनी की थोड़ी एनालिसिस हो जाएगी और सेक्टर का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा एंड साथ ही साथ एक कोर बिजनेस फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा जो हमें आगे दूसरे कंपनीज एंड सेक्टर्स को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। शुरू करते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सिगरेट कंपनी है, जैसा मैंने आपको बताया। ये कंपनी का फिलिप्स मॉरिस यूएस के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट है जिससे इनके पास इंडिया में मार्लबोरो ब्रांड बनाने और बेचने का राइट है। बट मार्लबोरो के अलावा भी गॉडफ्रे फिलिप्स के पास खुद के ब्रांड्स हैं जैसे फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट और कैवेंडर्स। एंड जैसे मैंने बताया, गॉडफ्रे फिलिप्स एक फैमिली ओन्ड बिजनेस एंड फैमिली रन बिजनेस है। केके मोदी की फैमिली का इसमें मैक्सिमम शेयर है 29.85% टू बी एग्जैक्ट। उसके बाद फिलिप मॉरिस ग्लोबल का इसमें 25.1% स्टेक है। अब आप फैमिली ट्री देखो, केके मोदी तो अब नहीं रहे। लेट केके मोदी की वाइफ है बीना मोदी एंड उनके 3 बच्चे हैं, ललित मोदी, चारू मोदी एंड समीर मोदी। और फैमिली में कितनी अनबन है ये आपको इस वीडियो क्लिप से समझ आ जाएगा। I am very clear that the company is above all. I'm very clear that my mother cannot be appointed again. I'm very clear that I'm supporting my brother. And I'm very clear that the NRC is defunct. बट आपको पता है सारे प्रॉब्लम्स शुरू कब हुए? 2014 में, जब केके मोदी ने एक ट्रस्ट डीड बनाई। सक्सेशन प्लानिंग के लिए वो अपने बच्चों को अलाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक डीड बनाया और डीड में लिखा कि जब उनकी डेथ होगी तब उनकी वाइफ बीना मोदी उनको टेम्पररीली सक्सीड करेंगी और फिर 30 डेज के अंदर ट्रस्टीज मिलकर डिसाइड करेंगे कि ट्रस्ट फंड के एसेट्स को कैसे मैनेज करना है। ट्रस्ट डीड में यह भी लिखा था कि अगर बोर्ड कोई फैसला नहीं ले पाता है तो सब कुछ बेचना पड़ेगा, इंक्लूडिंग फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेसेस व्हिच इंक्लूड्स गॉडफ्रे फिलिप्स। 2019 में केके मोदी की डेथ हुई एंड जब ये एसेट्स डिवाइड किए जा रहे थे तब ललित मोदी ने सभी एसेट्स बेचने के लिए वोट दिया। पर बीना मोदी और उनके बाकी 2 बच्चे चारू एंड समीर मोदी एसेट्स को मैनेज करना चाहते थे, बेचना नहीं चाहते थे। तो उनके बीच एक लीगल बैटल चालू हुई। ये मैटर अभी भी कोर्ट में है एंड मोर रिसेंटली और भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आ रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड फाइलिंग्स वगैरह देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अभी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए हैं एंड डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के बीच शुरू हो गए हैं। जैसे कि गॉडफ्रे फिलिप्स ने अभी सितंबर 2024 में समीर मोदी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया एंड उनकी जगह उनकी बहन चारू मोदी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। एंड यहीं से सबसे रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट कि कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए शुरू हुआ है। चलिए अब समीर मोदी और बीना मोदी के व्यू पॉइंट एक एक करके समझते हैं। समीर मोदी जो पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके 3 मेजर कंसर्न्स हैं। कंसर्न नंबर 1, गॉडफ्रे फिलिप्स का डाइवर्सिफिकेशन से फोकस हट गया है। जैसे आईटीसी ने बहुत सारे अलग बिजनेस लाइंस में डाइवर्सिफाई किया, वैसे गॉडफ्रे फटाफट नहीं कर रहा है। कंसर्न नंबर 2, गॉडफ्रे फिलिप्स का जो पर सिगरेट स्टिक रियलाइजेशन है वो सारे ब्रांड्स का मिला के एवरेज 0.98 आता है।
इसमें 2.02 पर स्टिक तो लाइसेंस्ड ब्रांड मार्लबोरो का ही था, जो कि 30-35% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि जो बाकी के बचे हुए उसके सेगमेंट्स हैं उसमें जो पर रियलाइजेशन है पर सिगरेट स्टिक का वो कुछ 0.4-0.5 ही है, बिकॉज उनके खुद के ब्रांड्स जो ओन्ड ब्रांड्स हैं, होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन मार्लबोरो में उनका मार्जिन्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर इसको हम आईटीसी से कंपेयर करें, जो कि इनका सबसे बड़ा कंपटीशन है और वो सबसे बड़ा प्लेयर भी है इस मार्केट में, तो उनका रियलाइजेशन कुछ 2.44 पर सिगरेट स्टिक है। तो समीर मोदी के हिसाब से मैनेजमेंट को अपने बाकी ब्रांड्स पे भी फोकस करके ग्रो करवाना चाहिए एंड ये मैट्रिक्स इंप्रूव करने चाहिए ताकि बेटर कंपीट कर पाएं। एंड कंसर्न नंबर 3, कंपनी ने 2000 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। वो इन फंड्स को ना ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं और ना ही शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट क्या ये पॉइंट सही है? चलिए तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, गॉडफ्रे का डाइवर्सिफिकेशन से फोकस हट गया है। अंडर के मोदी, गॉडफ्रे फिलिप्स की डाइवर्सिफिकेशन जर्नी आईटीसी से काफ़ी हेविली इंस्पायर्ड थी। आईटीसी ने सिगरेट स्पेस का 75-80% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ था, जबकि गॉडफ्रे फिलिप्स के पास सिर्फ 10-12% का मार्केट शेयर था। तो जब मार्केट लीडर ही डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करने लगे तो उसको फॉलो करने में ही समझदारी लगी। पर असली सवाल ये है कि आईटीसी ने डाइवर्सिफिकेशन कब और कैसे शुरू किया। 1960s में ना ये प्रूव हो गया था कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजूरियस है। इससे लोगों का स्मोकिंग की तरफ एटीट्यूड चेंज होने लगा था। तो आईटीसी को समझ आया कि अब इंडियन गवर्नमेंट भी टबैको रिलेटेड नॉर्म्स को टाइट करेगी। एक लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस चलाने के लिए उसने अपनी पोजीशन हेज करना सही समझा। तो बस इसीलिए आईटीसी ने 1970s में अपनी डाइवर्सिफिकेशन जर्नी शुरू की। सबसे पहले उसने अपना हॉस्पिटैलिटी और पेपर बोर्ड्स बिजनेस शुरू किया और फिर 2000s में उसने नॉन सिगरेट एफएमसीजी सेगमेंट शुरू किया, जिसमें आशीर्वाद, सनफीस्ट और क्लासमेट जैसे ब्रांड्स आते हैं। आईटीसी का EBITDA 2014 में अदर एफएमसीजी बिजनेस से सिर्फ 12 करोड़ रुपीस का था। सिगरेट बिजनेस का EBITDA रुपीस 10,400 करोड़ रुपीस से ज्यादा था। पर आईटीसी ने हार नहीं मानी, उसने डाइवर्सिफिकेशन पर काम किया और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आईटीसी का EBITDA सिर्फ अदर एफएमसीजी बिजनेस से 1700 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया। और इसी दौरान आईटीसी का हंच एकदम सही निकला। इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन किया, हेल्थ वार्निंग्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आए और टैक्सेस भी बढ़ाए। बट यस, आईटीसी के 75% प्रॉफिट्स अब भी सिगरेट बिजनेस से आते हैं, पर कंपनी डाइवर्सिफाइड और वेल हेज्ड है। अब वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो अपने होटल बिजनेस को अलग एंटिटी में डिमर्ज कर रही है। आईटीसी के इस सक्सेस से गॉडफ्रे फिलिप्स भी इंस्पायर तो हुई, लेकिन वो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाई। गॉडफ्रे ने भी बहुत सारे बिजनेस लाइंस चालू किए और बंद किए, जिससे समझ आता है कि उन्हें डाइवर्सिफाई तो करना था, लेकिन वो ये शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाए या इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। गॉडफ्रे ने 1980s में डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया, पर समीर मोदी के हिसाब से उन्होंने बिजनेस को उतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए था। उन्हें और पेशेंट होना चाहिए। Well, if my mother's at the helm, it will only be a tobacco company. Whatever we have invested in the last 30-40 years that my father was alive has slowly been sold out. I mean, we first sold Pan Vilas, now we shut down 24/7. So the goal was always that diversify like ITC. So where is the diversification? Whatever you diversify, you sell it off. बेसिकली गॉडफ्रे फिलिप्स ने पहले ही गिव अप कर दिया। फिर 2010 में पान विलास के नाम से पान मसाला का बिजनेस शुरू किया। उनको इस कैटेगरी से भी बहुत हाई होप्स थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 साल के अंदर वो कंपनी का रेवेन्यू का 30% को कंट्रीब्यूट करने लगेगा, लेकिन इन रियलिटी 12-13 साल बाद भी वो जो पान मसाला च्यूइंग बिजनेस है वो सिर्फ 2% हो पाया उनके रेवेन्यू का। 2023 में इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसको भी बंद कर दिया जाए। उन्होंने 2010 में 24/7 रिटेल भी शुरू किया था। कंपनी ने 145 स्टोर्स भी खोल दिए थे, मोस्टली दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और तेलंगाना में। इस बिजनेस में वो स्टोर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट कर चुके थे, बट फिर मैनेजमेंट ने 2024 में इस बिजनेस से भी एग्जिट ले लिया। कंपनी के पास सरप्लस रियल एस्टेट भी है, पर कंपनी उसका कुछ नहीं कर रही। और इन सब रीजन से समीर मोदी को लगता है कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस नहीं कर रही। सिगरेट्स पर उनका रिलायंस काफी हाई है, जो कंपनी को एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में डालता है। अगर कोई भी रेगुलेशन चेंजेस हो तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बुरी तरह से हिट कर सकता है। तो ये कंसर्न तो वैलिड लगता है। अब आते हैं समीर मोदी के सेकेंड कंसर्न पे। नंबर 2, ओन ब्रांड्स आर नॉट गोइंग एज फास्ट एज लाइसेंस्ड मार्लबोरो ब्रांड्स।
गॉडफ्रे फिलिप्स का लाइसेंस्ड मार्लबोरो ब्रांड कंपनी के खुद के ब्रांड से ज्यादा ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबल भी ज्यादा है। जब हमने 2024 के ग्रोथ नंबर्स देखे तो पता चला कि मार्लबोरो का सेल्स वॉल्यूम 45% ग्रो हुआ। गॉडफ्रे का हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड फोरस्क्वायर है एंड उस हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड का सेल्स वॉल्यूम 5% से गिर गया है। एब्सोल्यूट टर्म्स में भी मार्लबोरो का सिगरेट्स वॉल्यूम 181 करोड़ स्टिक्स बढ़ा है, जबकि बाकी सब ब्रांड्स का सेल 22.6 करोड़ स्टिक्स से गिर गया है। ये कंपनी के लिए लॉन्ग रन में रिस्की हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। अब आ जाते हैं तीसरे कंसर्न पे। नंबर 3, नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस कैश एंड एसेट्स। तीसरा कंसर्न ये है कि गॉडफ्रे फिलिप्स सरप्लस कैश को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है। सरप्लस कैश को मोस्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है एंड ये देखने के लिए कि ये इनका क्लेम सही है कि नहीं, हमने लास्ट 5 ईयर्स के डिविडेंड और इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज किया। पता चला कि लास्ट 5 ईयर्स में 3 ईयर्स नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो भी जनरेट किया है वो या तो म्यूचुअल फंड्स में डाला गया है या उसका डिविडेंड दिया गया है। तो फिर समीर मोदी क्यों बोल रहे हैं कि डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी? क्योंकि डिविडेंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है, शायद यही उनका रीजन है। ये देखो, आईटीसी का डिविडेंड पे आउट लास्ट 5 ईयर्स से 80% के ऊपर रहा है और वहीं गॉडफ्रे फिलिप्स का 33% के अराउंड रहा है। डिविडेंड यील्ड भी आईटीसी से कम है गॉडफ्रे फिलिप्स का। अक्टूबर 2024 वाले एजीएम में भी लोगों ने यही कंसर्न एक्सप्रेस किए। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी परेशान हैं। कंपनी ने बोनस अनाउंस किया बट डिविडेंड्स नहीं दिए। ये देखिए एजीएम के एक ट्रांसक्रिप्ट का एक्सट्रैक्ट। Remuneration to our chairperson has doubled in the last year, and despite this, we have seen that the payout to shareholders has gone down from 37% last year to 33% this year. Ma'am, bonus is merely a capitalization of reserves. As a shareholder, we would much rather prefer a dividend payout rather than a bonus which actually does nothing fundamentally to alter the situation of a minority shareholder like us. ऑल इन ऑल, समीर मोदी का कहना है कि कंपनी ना तो ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है और ना ही शेयर होल्डर्स को अच्छे रिवॉर्ड दे रही है। प्रमोटर्स तो अपना सैलरी बढ़ा के अपने पैसे निकाल रहे हैं बट शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, किसी भी सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। अभी हमने समीर मोदी के पर्सपेक्टिव को तो समझ लिया, अब चलिए बिना मोदी का भी पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स का परफॉर्मेंस ऑन बुक्स तो काफी स्ट्रांग रहा है। ग्रॉस रेवेन्यू पिछले 2 सालों में 1.7x ग्रो हुआ है। आज के दिन उसका रेवेन्यू कुछ 5500 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है। ये आईटीसी के जो सिगरेट बिजनेस का प्रॉफिट्स है उसका ऑलमोस्ट हाफ है, बट गॉडफ्रे के खुद के अर्निंग्स पर शेयर लास्ट 2 ईयर्स में डबल हो चुके हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी है। 2016 से 2024 तक गॉडफ्रे फिलिप्स का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7% से बढ़ के 16% तक आ गया है। खुद में तो ये एक अच्छा नंबर है, लेकिन आईटीसी से कंपेयर करें तो फिर ये बहुत ही कम लगता है। उनका ईबिट 36% से बढ़ के 60% हो गया है। और आरओसीई की बात करें तो एज पर स्क्रीनर गॉडफ्रे का आरओसीई 2016 से 2024 तक 14% से बढ़कर 22% हो गया है। लेकिन अगर कुछ आईटीसी का आरओसीई देखोगे तो वो कुछ अराउंड 37% है। बट हाँ, आईटीसी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 40% से गिर के 37% हुआ है, जबकि गॉडफ्रे फिलिप्स का बढ़ रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे गॉडफ्रे फिलिप्स में ये सारे इंप्रूवमेंट्स हुए कैसे? कंपनी के 86th एजीएम में CFO मिस्टर सुनील अग्रवाल ने कहा, इन द पास्ट फ्यू years we have seen a drastic reduction in legal professional fees and advertising and sales promotion costs, which has contributed to increased margins. And are these cost benefits permanent in nature? Legal professional expenses, yes. Advertising and sales promotional expenses, yes. But this strategy may change from time to time. और ऐसी बात नहीं है कि कंपनी डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहती है। 2024 के एजीएम में बीना मोदी ने खुद कहा, द कंपनी इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू मोनेटाइज सम ऑफ इट्स वैल्यूएबल एसेट्स इन द नियर फ्यूचर टू फर्दर एनहांस इट्स शेयर होल्डर वैल्यू। और मई 2024 में गॉडफ्रे फिलिप्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने फेरेरो इंडिया के साथ एक प्रोडक्ट सप्लाई अरेंजमेंट साइन किया है। इससे उनको फेरेरो के स्वीट पैकेज प्रोडक्ट्स को रीसेल करने का राइट्स मिल गया है। बट फेरेरो क्यों? फेरेरो तो वो फेरेरो रोशर्स बेचने वाला ब्रांड है ना, उससे सिगरेट्स का क्या लेना देना? ये किस टाइप की सिनर्जी हुई? देखो, फेरेरो ग्रुप सिर्फ फेरेरो रोशर्स नहीं बेचता है, वो टिक टैक और किंडर जॉय भी बेचता है। तो गॉडफ्रे इन प्रोडक्ट्स को अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आराम से बेच सकती है। तो शायद बिना मोदी का डाइवर्सिफिकेशन का अप्रोच ही अलग है। कुछ बड़ा सा अनरिलेटेड इंडस्ट्री में जाने की बजाय वो अपने छोटे छोटे डेफिनेटिव स्टेप्स लेके सिमिलर स्पेस में ही एंटर करना चाहती है और अपना जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको यूज करना चाहती है। कंपनी के 87th एजीएम में बीना मोदी ने कहा,
This focus on our core business is in consonance with the theory of core competency propagated by the late global management guru Professor C.K. Prahalad. This strategy has also led us to the closure of our retail business 24/7. At times we need to bite the bullet in the long-term interest of the company and the shareholders. But ये theory of core competency क्या है और गॉडफ्रे फिलिप्स के केस में ये कैसे एप्लीकेबल है? चलिए फटाफट बताता हूं, क्योंकि ये हमें ना बाकी भी बिजनेसेस को एनालाइज करने में और सेक्टर्स को समझने में आगे हेल्प कर सकता है। देखो 1990 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल में प्रोफेसर प्रहलाद ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने एक ट्री की एनालॉजी दी है। द डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन इज अ लार्ज ट्री. The trunk and major limbs are core products. The smaller branches are business units. The leaves, flowers, and fruits are end products. The root system that provides nourishment, sustenance, and stability is the core competence. You can miss the strength of competitors by looking only at their end products. In the same way, you miss the strength of a tree if you only look at its leaves. Honda और Canon इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। होंडा ने अच्छे इंजन्स और पावर ट्रेन्स को अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बनाई और इसके कारण वो कार, मोटरसाइकिल, लॉन मोवर और जनरेटर जैसे बिजनेसेस में थ्राइव कर रहे हैं। कैनन की कोर कॉम्पिटेंसी ऑप्टिक्स, इमेजिंग एंड माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्स में है। इसके कारण कैनन कॉपियर्स, लेजर प्रिंटर्स, कैमरास और इमेज स्कैनर जैसे डाइवर्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मार्केट को डोमिनेट कर पाते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में भी 24/7 और सिगरेट बिजनेस दो अलग अलग बिजनेसेस हुए। इनके बीच में आपस में कोई एग्जीक्यूशनल या ब्रांड सिनर्जीज नहीं है और दोनों में अलग अलग स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बीना मोदी के हिसाब से गॉडफ्रे फिलिप्स का कोर कॉम्पिटेंसी ढूंढना और उस पर डबल डाउन करना सबसे लॉजिकल स्टेप है। अब आप सोचो, एक सिगरेट कंपनी का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है? यस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस फेरेरो के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके इस कोर स्ट्रेंथ से परफेक्टली अलाइन किया जा सकता है और इससे प्रॉफिट्स कमाया जा सकता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो शायद ऐसे ही और भी डील्स वो फ्यूचर में ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन सकते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई D2C ब्रांड इनके पास चला गया तो वो अपने कितने सारे प्रोडक्ट सिर्फ इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से स्प्रेड कर पाएंगे इंडिया में। मतलब वो D2C कंपनी आई डोंट डाउट 25-27% अपना स्टेक ऐसे ही इनको दे देगी कि आप हमारा बस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर प्रोडक्ट में जान है तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन उसको बहुत ज्यादा स्केल दे सकता है। होपफुली आपको दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट समझ आए एंड कंपनी का करंट डायरेक्शन भी समझ आया। बट ये तो हो गई फैमिली वालों की बातें। गॉडफ्रे फिलिप्स में 27.42% नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर का भी है। तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है? नॉन प्रमोटर का पर्सपेक्टिव उनके वोटिंग पैटर्न से समझ आता है एंड गॉडफ्रे के केस में ये पैटर्न क्लियरली बताता है कि लोग बीना मोदी और चारू मोदी को ज्यादा शायद पसंद नहीं करते या वो उनको एज MD एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं देखना चाहते। तो देखो, पीरियोडिकली क्या होता है, कंपनीज में रीअपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर्स का, रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है, एक काफी डेमोक्रेटिक सा प्रोसेस होता है जहां पे सारे शेयर होल्डर्स का जो वोट होता है वो वैलिड होता है, उसको तवज्जो दी जाती है एंड उनके वोट के हिसाब से मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा, नहीं बनेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनेगा, नहीं बनेगा, ये डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर उन नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स का स्टेक ज्यादा हो कंपनी में, बिना मोदी के रीअपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन एज मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रेजोल्यूशन था कि वो डायरेक्टर बने कि नहीं बने, वो 96% पब्लिक इंस्टीट्यूशन वोटर्स ने अपोज किया था। चारू मोदी के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन को 92% पब्लिक इंस्टीट्यूशन वोटर्स ने अपोज किया। बट बिकॉज प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग इतनी ज्यादा है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के वोट्स ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। इनके फैमिली बैटल से ये तो क्लियर है कि कितना भी सक्सेसफुल बिजनेस बना लो, सबको साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड जब फाइट कंपटीशन से हटकर आपस में होने लगती है तो लॉन्ग टर्म में ये वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखो, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कोई मसाला न्यूज शेयर करना या कोई कंट्रोवर्सी गॉसिप क्रिएट करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको फैमिली रन बिजनेस के डायनामिक्स एंड सिगरेट बिजनेस के डायनामिक्स थोड़े और बेटर समझ में आए और आपको समझ आए कि कैसे बहुत बार 2-3 इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है एंड कैसे बिजनेस ओनर्स को चूज करना पड़ता है कि कौन से अपॉर्चुनिटी में डबल डाउन करना सेंस बनाता है। एंड मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो मल्टीपल ओपिनियंस भी होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू क्रिएट होना चाहिए।
गोडफ्रे के केस में ये हुआ कि नहीं, ये आप डिसाइड करना। हमने दोनों साइड के बिजनेस लॉजिक समझे एंड उसकी आड़ में थोड़ा बिजनेस को समझ लिया, सिगरेट के बिजनेस को समझ लिया। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किसका साइड बेटर लग रहा है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हमें बताना आपको और कैसे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।